गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका कक्षा 10 सोशल साइंस यानी कि सामाजिक विज्ञान के सिविक्स पोर्शन के प्रथम अध्याय यानी कि सत्ता की साझेदारी में प्रथम अध्याय का शीर्षक है सत्ता की साझेदारी। यहां आपको एक इंपॉर्टेंट सूचना बता देते हैं कि जिन स्टूडेंट्स ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। चलिए अब देखते हैं सत्ता की साझेदारी। लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी पर ही आधारित संकल्पना है। लोकतंत्र में सत्ता किसी एक व्यक्ति के हाथ में नहीं पहुंचती है, सत्ता एक जगह नहीं रहती है, सत्ता कई लोगों के पास, कई संस्थाओं के पास और सत्ता बिखरी हुई होती है। जैसे कहा जाता है कि सत्ता व्यक्ति को निरंकुश बनाती है और परम सत्ता व्यक्ति को परम निरंकुश या पूरी तरीके से निरंकुश बना देती है। ये कथन निश्चित तौर पर राजनीति पर लागू होता है और माना जाता है कि जैसे जैसे व्यक्ति के पास सत्ता की अधिकता होती है वैसे वैसे वो निरंकुश होता जाता है, इगोइस्ट होता चला जाता है और वो अन्य लोगों की बातें सुनने और स्वीकार करने की स्थिति में नहीं होता है। तो लोकतंत्र की आत्मा के रूप में ये स्वीकार किया जाता है कि सत्ता की साझेदारी हो, सत्ता का बंटवारा हो। इसीलिए भारत में महात्मा गांधी ने पंचायती राज व्यवस्था और सत्ता को जड़ तक पहुंचाने के लिए, शासन को जड़ तक पहुंचाने के लिए एक संकल्पना प्रस्तुत की जिसे उन्होंने राम राज्य कहा था। उस समय राम राज्य की अवधारणा खैर यहां नहीं देखना है, यहां हम लोग सत्ता की साझेदारी पर बात कर रहे हैं। ऐसा देश जहां पर विभिन्नताएं पाई जाती हैं, भिन्नताएं पाई जाती हैं और बहुत सारे लोग, बहुत सारी भाषाएं, बहुत सारी संस्कृतियां एक साथ विद्यमान होती हैं, ऐसी जगह पर लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था को अपनाया जाता है। क्योंकि लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में यह माना जाता है कि प्रत्येक व्यक्ति समान है, उसका वोट भी समान है, एक व्यक्ति को एक वोट देने का अधिकार होता है, चाहे वो पढ़ा लिखा हो, चाहे वो अनपढ़ हो, चाहे वो बहुत अमीर हो, चाहे वो दिहाड़ी मजदूर हो, सारे लोगों के वोट की गिनती एक ही होती है। अगर रमेशवा की वोट की गिनती एक है तो अनिल अंबानी के वोट की भी गिनती एक है, दोनों की गिनती बराबर होती है। इसीलिए सत्ता में साझेदारी समान होती है, सत्ता में सभी लोग समान होते हैं। जब सत्ता में समान साझेदारी नहीं होती है तो देश में उपद्रव और गृह युद्ध जैसी स्थितियां पैदा हो जाती हैं। इन गृह युद्ध और विषम परिस्थितियों को हम देख लेते हैं कि ये कैसे आगे चलती हैं। सबसे पहले इसमें हम देखते हैं बेल्जियम के उदाहरण को। बेल्जियम एक बहुत छोटा सा राज्य है और इसकी राजधानी कहां है? ब्रुसेल्स में है। 1 करोड़ की आबादी वाला ये देश, जिसमें लगभग 59% लोग फ्लेमिश इलाके में रहते हैं और डच बोलते हैं। उनकी भाषा क्या है? डच है। शेष 40% जो लोग हैं वो फ्रेंच बोलते हैं और 1% लोग वहां पर जर्मन बोलते हैं। ऐसी स्थितियों वाला देश लगातार, और इसकी जो राजधानी है ब्रुसेल्स, उसमें भी 80% लोग जो हैं वो फ्रेंच बोलते हैं और 20% लोग डच भाषा बोलते हैं। लेकिन लगातार जब इन लोगों में आपस में टकराव की स्थिति उत्पन्न होने लगी तब वहां की सरकार ने वहां संविधान में संशोधन किए। 1970 से लेके 1973 के बीच संविधान में 4 संशोधन किए गए और इन 4 संशोधनों के माध्यम से डच और फ्रेंच मंत्रियों की संख्या बराबर कर दी गई। क्यों? क्योंकि किसी भी प्रकार से
उपद्रव ना हो, गृह युद्ध की स्थितियां ना बने और देश सुचारू रूप से अपना विकास कर सके, इसके लिए सत्ता में सभी लोगों को समान भागीदारी दे दी गई। क्योंकि डच लोग पैसे वाले उतने नहीं हैं, लेकिन संख्या में ज्यादा हैं, जबकि फ्रेंच भाषी लोग संख्या में कम हैं, लेकिन उनके पास ताकत अधिक है, उनके पास धन अधिक है और वो सत्ता में ऊंचे ऊंचे पदों पर बैठे हुए थे। अब इन सारी स्थितियों में सामंजस्य बनाने के लिए वहां की सरकार ने दोनों को समान प्रतिनिधित्व देने के लिए संविधान में संशोधन किए, केंद्र सरकार में भी, राज्य सरकार में भी, और एक तीसरी वहां पे सामुदायिक सरकार जो चलती है उसमें भी समान प्रतिनिधित्व की व्यवस्था की। तो आज बेल्जियम बहुत अच्छे से चल रहा है, वहां पर किसी भी प्रकार के गृह युद्ध या आपसी मनमुटाव की स्थितियां नहीं हैं। लेकिन यहीं इसके उलट बेल्जियम में भी लोकतंत्र है, लेकिन वहां पर कोई भी ऐसी स्थितियां विद्यमान नहीं है जिससे गृह युद्ध उत्पन्न हो सके। वहीं दूसरी तरफ आप देख लीजिए श्रीलंका को। श्रीलंका में क्या है? श्रीलंका में 74% लोग सिंहली हैं और सिंहली के साथ 18% लोग तमिल हैं। तमिल में भी 2 कैटेगरी हैं। श्रीलंका में रहने वाले तमिल 13% और 5% जो भारत से गए हुए तमिल भाषी लोग हैं। तो ये कुल मिला के 18% तमिल लोग हैं तथा 7% लोग ऐसे हैं जो तमिल भी बोलते हैं और सिंहली भी बोलते हैं, दोनों के साथ चलते हैं। ऐसी स्थितियों में श्रीलंका जब आजाद हुआ, 1948 में श्रीलंका जब आजाद हुआ, तो श्रीलंका ने सिंहलियों की बहुसंख्यकवाद को अपनाया और बहुसंख्यकवाद में बहुसंख्यक लोग सिंहली थे, इसलिए उन्होंने क्या किया, सत्ता में सबसे पहले दौड़ में वो पहुंचे, शासन की नौकरियों में वो सबसे पहले वो पहुंचे, शिक्षा संस्थाओं में सबसे पहले वो पहुंचे और सारी जगह सिंहलियों का बोलबाला हो गया, सारी जगह सिंहली ही दिखाई देने लगे। और ये 18% तमिल कहीं ना कहीं मानसिकता में डल हो रहे थे, एक मनोरोग में जा रहे थे और ऐसी स्थितियां होने लगी कि उनके अंदर एक विद्रोह की भावना जागने लगी कि इस देश में हमारे रहने का कोई मतलब नहीं, इस देश में यदि रहना है तो अपना एक अलग से राज्य लेना पड़ेगा हमें। और उन्होंने तमिल ईलम नाम के एक राज्य की मांग प्रारंभ कर दी और इस तमिल ईलम राज्य के लिए बहुत सारा संघर्ष हुआ। लिट्टे नामक एक उग्रवादी संगठन का भी गठन किया गया और लगातार सिंहली और तमिलों के बीच हिंसक संघर्ष होते रहे और हिंसक संघर्ष के बाद गृह युद्ध की स्थितियां बनी रहीं। इन गृह युद्ध की स्थितियों को देखते हुए लोगों ने देखा कि बेल्जियम में भी लोकतंत्र है, श्रीलंका में भी लोकतंत्र है, लेकिन लोकतंत्र की स्थिति यहां पर गड़बड़ हो गई। यहां बहुसंख्यकवाद को अपना लिया गया और यहां पर जो बौद्ध धर्म था उसको प्रमुखता दे दी गई। तमिलों में बहुत सारे हिंदू थे तो बहुत सारे मुसलमान भी थे। इन हिंदू मुसलमानों की आपस में एकजुटता रही और ये सिंहलियों के खिलाफ एकजुट होकर एक नया आंदोलन, एक गृह युद्ध प्रारंभ कर दिया, जो गृह युद्ध काफी समय तक चला और श्रीलंका को इससे बहुत हानि हुई। चलिए, इन दोनों स्थितियों को तो हम लोगों ने समझ लिया। एक तीसरी स्थिति हम लोग और देख लेते हैं, जो है लेबनान की। लेबनान में क्या स्थिति थी? लेबनान में गृह युद्ध प्रारंभ हो गया। क्यों गृह युद्ध प्रारंभ हो गया? वहां बहुत सारे ईसाई धर्म और मुस्लिम धर्म के अनुयायी लोग एक साथ रहते थे। उस समय ईसाइयों की प्रधानता थी, ईसाई ज्यादा संख्या में थे और मुस्लिम
कम संख्या में थे। दोनों में आपस में टकराहट हुई। ईसाई अपने तरफ जाना चाहते थे और मुस्लिम अपने धर्म के लोगों के साथ जाना चाहते थे, उन देशों की तरफ भागते थे। ऐसी स्थितियों में वहां गृह युद्ध प्रारंभ हो गया और गृह युद्ध के पश्चात एक समझौता किया गया और सत्ता का बंटवारा कर दिया गया, सत्ता का विभाजन कर दिया गया। कैसे विभाजन कर दिया गया? वहां पर निर्धारित किया गया कि जब भी लेबनान में राष्ट्रपति बनेगा वो मैरोनाइट पंथ के कैथोलिक का होगा। कौन सा? मैरोनाइट पंथ के कैथोलिक संप्रदाय से राष्ट्रपति हमेशा चुना जाएगा और प्रधानमंत्री जो होगा वो सुन्नी मुसलमान होगा। प्रधानमंत्री जो होगा वो सुन्नी मुसलमान होगा और उप प्रधानमंत्री जो होगा वो ईसाई होगा। मतलब कैथोलिक से अलग प्रोटेस्टेंट ईसाई या दूसरा ईसाई होगा, लेकिन ईसाई होगा। संसद का जो अध्यक्ष होगा वो सिया मुसलमान होगा। क्या होगा? सिया मुसलमान होगा। इस तरीके से सत्ता का बंटवारा धर्म के आधार पर कर दिया गया, पंथ के आधार पर कर दिया गया, संप्रदाय के आधार पर कर दिया गया। यहां पर एक स्टूडेंट को दिखाया गया है, वो सोचता है कि हमारे देश में अन्य देशों के तरीके से क्यों नहीं होता है कि एक व्यक्ति चुनाव में लड़े और जो व्यक्ति जीते उसके धर्म संप्रदाय उससे कोई लेना देना नहीं। लेकिन यहां पर तो पहले से निर्धारित कर दिया गया है कि राष्ट्रपति उस संप्रदाय से आएगा, प्रधानमंत्री उस संप्रदाय से आएगा। इसलिए उसके मन में एक भावना हुई कि क्या हमारे यहाँ का लोकतंत्र सही नहीं है। लेकिन जो पुराने बुजुर्ग लोग हैं जिन्होंने गृह युद्ध देखा है वो कहते हैं शांत रहिए, जैसी व्यवस्था चल रही है उसको चलने दीजिए, इस सत्ता का बंटवारा जो किया गया है इसमें खलल मत डालिए। तो देखिए, लोकतंत्र में एक स्थिति ऐसी भी है जहां पर धर्म और संप्रदाय के आधार पर नहीं लेकिन शक्तियों का विभाजन तो किया ही गया है, शक्तियों का बंटवारा तो किया ही गया है। शक्तियों का विभाजन और शक्तियों का बंटवारा, शक्तियों का पृथक्करण, ये बहुत सारे नाम हैं जो आपके समक्ष आगे आते रहेंगे। खैर, यहां उसको ज्यादा आपको जानने की आवश्यकता नहीं है, केवल आपको ये जानना है कि सत्ता की साझेदारी के रूप में किस किस आधार पर हम सत्ता का बंटवारा करते हैं, कैसे सत्ता का बंटवारा होता है। सबसे पहले हम देख लेते हैं शक्ति विभाजन के रूप में। शक्ति विभाजन, शक्तियों का विभाजन यानी कि शक्तियों का बंटवारा। कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका में शक्तियों का बंटवारा होता है, शक्तियों का विभाजन होता है, शक्तियों का पृथक्करण होता है और एक दूसरे पर नियंत्रण और संतुलन की भी स्थिति बनाई जाती है। यानी कि कार्यपालिका विधायिका पर नियंत्रण करेगी, विधायिका कार्यपालिका पर नियंत्रण करेगी, न्यायपालिका कार्यपालिका और विधायिका दोनों पर नियंत्रण करेगी और विधायिका न्यायपालिका पर नियंत्रण करेगी। लगातार ये नियंत्रण और संतुलन का सिद्धांत लोकतंत्र की आत्मा के रूप में समाया हुआ है। लोकतंत्र की आत्मा माना जाता है इसको। क्या? शक्तियों का विभाजन, शक्तियों का पृथक्करण और शक्ति संतुलन, ये लोकतंत्र की, प्रजातंत्र की आत्मा के रूप में स्वीकार किया जाता है। भारत में 3 या 4 अनुसूचियां बनाई गई हैं, केंद्र सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची, विशिष्ट सूची। ये सारी चीजें आपको आगे को पढ़ने को मिलेंगी, लेकिन आप मानिए कि शक्तियों का विभाजन या बंटवारा कर दिया जाता है। शक्तियों का बंटवारा दूसरे रूप में भी होता है, शक्तियों का विभाजन दूसरे रूप में भी होता है, यानी कि केंद्र सरकार की शक्तियां और राज्य सरकार की शक्तियां। केंद्र और राज्य में अलग अलग सरकार बनाई जाती है। वो सरकार अपने अपने क्षेत्रों में कार्य करती है, एक दूसरे के क्षेत्र का अतिक्रमण नहीं करती है। ये अगर अतिक्रमण होता है तो उसके लिए न्यायपालिका होती है। न्यायपालिका अंततः संविधान के अनुसार उसका निर्धारण करती है कि कौन सी सरकार ने किसके अधिकार का हनन किया, किसके अधिकार का उल्लंघन किया, किसके अधिकार का अतिक्रमण किया।
इन सारी चीजों के चलते हुए ही लोकतंत्र सफल हो सकता है। यदि लोकतंत्र को सफल बनाना है तो सत्ता का में साझेदारी को स्वीकार करना पड़ेगा। प्रत्येक धर्म, प्रत्येक संप्रदाय, प्रत्येक जाति और जितनी भी विभिन्नताएं हैं उन विभिन्नताओं को, यहां तक कि महिलाओं को भी बराबरी का हक संसद में और विधानसभाओं में प्रदान किया जाता है, प्रदान करने की वकालत की जाती है। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो सत्ता की साझेदारी के ऊपर निर्भर करती हैं। तीसरा पॉइंट है सामुदायिक सरकार। एक ऐसी सरकार, जैसे पंचायती राज में एक नवीन सरकार के रूप में हम देख लेते हैं, मध्य प्रदेश में उसको विशेष अधिकार दिए गए थे उस सरकार को। तो एक सामुदायिक सरकार, ऐसी सरकार जहां ना दल हो, ना समुदाय हो, ना धर्म हो, एक ऐसी सरकार बने जो जनता के हित में कार्य करे, जनता के लिए कार्य करे। तो एक ऐसी भी सरकार हो सकती है लोकतंत्र में। और चौथा है दबाव समूह, हित समूह और आंदोलन के माध्यम से सरकार पर नियंत्रण स्थापित किया जा सके। जैसे बहुत सारे लोग, कभी कभी देखा जाता है कि उद्योगपति कम संख्या में होते हैं लेकिन किसान बहुत बड़ी संख्या में होते हैं, मजदूर बहुत बड़ी संख्या में होते हैं। भारत जैसे देश की बात कर रहा हूं, ये बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं। तो कहीं उद्योगपतियों के अधिकारों का हनन ना होने लगे, क्योंकि वोट सबका बराबर है, यहां जनसंख्या इनके पास अधिक है, तो अल्पसंख्यकों के अधिकारों का हनन ना हो, इसके लिए अल्पसंख्यकों के अधिकारों को विशेष महत्व दिया गया है भारतीय संविधान में। चाहे वो अल्पसंख्यक समुदाय भाषा के आधार पर हो, क्षेत्र के आधार पर हो या धर्म के आधार पर हो, कहीं पर भी, या उद्योग के आधार पर हो, प्रत्येक को उसके जो अधिकार हैं वो अधिकार प्राप्त होते हैं। तभी एक सशक्त लोकतंत्र स्थापित हो सकता है। तो यहां हमारा कहना यही है कि सत्ता में यदि साझेदारी नहीं होगी, सत्ता में यदि भागीदारी नहीं होगी, तो कुछ लोग इस सत्ता के विरोध में आ जाएंगे, इस सत्ता के लिए कठिनाई पैदा करने लगेंगे और देश में अशांति की स्थिति आ जाएगी, एक गृह युद्ध की स्थिति बन जाएगी। इस गृह युद्ध में विनाश ही होता है। कभी भी हिंसा होती है तो उसमें लाभ किसी का नहीं होता है, दोनों पक्षों का नुकसान ही होता है। इसलिए इस हिंसा, इस गृह युद्ध से बचने का एक ही मात्र रास्ता है कि सत्ता में सभी को उतनी साझेदारी मिले जितनी उनकी जनसंख्या है, सत्ता में उतनी भागीदारी उनकी प्राप्त हो उनको जितनी उनकी जनसंख्या है। जनसंख्या के अनुसार इस सत्ता का विभाजन स्पष्ट रूप से लोकतंत्र की आत्मा के रूप में स्वीकार किया जाता है। यहां लगातार कक्षा 9 में आप पढ़ चुके हैं लोकतंत्र के बारे में, और हम अन्य देशों की चर्चा करके भी आपको बता रहे हैं कि लोकतंत्र की स्थितियां किन किन आधारों पर, किन किन स्थितियों में रहती हैं। लेकिन सत्ता की जो बंटवारा है वो लोकतंत्र की आत्मा के रूप में स्वीकार किया जाता है। इसीलिए महात्मा गांधी ने भी सत्ता के बंटवारे की पूरी वकालत की थी। आज हमारा टॉपिक यहीं पर समाप्त हो रहा है। इस टॉपिक में इससे ज्यादा आपको जानने की आवश्यकता नहीं है। हाँ, एक महत्वपूर्ण सूचना, यदि आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। यदि आपको वीडियो अच्छा लगता है, हमारे पढ़ाने का तरीका अच्छा लगता है, हमारा मेथड अच्छा लगता है, हमारा मैटर पसंद आता है, तो इसको आप अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाइए, जिससे से ज्यादा लोगों का लाभ हो सकता है। इसको लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।